हेलो 11th क्लास, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम समय पर कर रहे होंगे। बेटा, इससे पहले हम अपने जो आरोह भाग 1 है, हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसके जो काव्य खंड है उसके हम 3 कविताएं पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी जो हमारी 4 कविता है वे आँखें, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं। वे आँखें कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके कवि कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का पूर्ण नाम, उनका पूरा नाम क्या था? गोसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का पूरा नाम गोसाई दत्त था। उनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जनपद के जो काशोनी कस्बा था उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गंगादत्त था और उनकी माता का नाम सरस्वती था। उनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त, और माता का नाम सरस्वती था। उनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी और वो माँ के प्रेम से वंचित रह गए, यानी उन्हें अपनी माँ का प्रेम नहीं मिला। वो महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर आदि से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने साहित्यिक विशेषताएं, जो उनकी जो साहित्य लिखते थे, वे उनकी विशेषताओं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके ऊपर उन्हें पुरस्कार मिले थे? जो उनकी साहित्यिक विशेषताएं थी, यानी जो साहित्य लिखते थे उसमें वो कौन सी समस्याएं उजागर करते थे, उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला हुआ था। इस बाद में आते हैं इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। रचनाएं क्या होती हैं, यानी कवि ने क्या क्या लिखा है। उनके काव्य हैं, यानी उनकी कविताएं क्या हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तराकला और बूढ़ा चांद और लोकायतन, सतकाम। ये इनकी क्या हैं? पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, बूढ़ा चांद, लोकायतन और सतकाम, ये इनके क्या हैं? काव्य हैं, इनकी कविताएं हैं। लोकायतन महाकाव्य है जिसमें पंत जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यानी उनका जो महाकाव्य है लोकायतन, उनके ऊपर उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद में उनके कुछ नाटक भी आए थे। रजत, रश्मि, ज्योत्सना, ये इनकी क्या है? नाटक हैं। रजत, रश्मि और ज्योत्सना। एक उपन्यास लिखा था इन्होंने जिसका नाम क्या था? हार। नाम क्या है उपन्यास का? हार। उसके बाद आते हैं इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी, कुछ संस्मरण लिखे। संस्मरण होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ घटित हुई घटनाएं होती हैं, उनको याद करके जब हम लिखते हैं वो हमारे संस्मरण होते हैं। जैसे 5 कहानियां, 60 वर्ष, एक रेखांकन। 5 कहानियां, 60 वर्ष, एक रेखांकन, ये इनकी कुछ एक कहानी है और कुछ संस्मरण हैं। फिर आते हैं इनकी जो काव्यगत विशेषताएं, यानी इनकी जो कविताओं में विशेष क्या है? इन्होंने अपने युगीन समाज की समस्याओं को उठाया है कि हमारे में समाज में कौन कौन सी समस्याएं फैली हुई हैं, इसको इन्होंने उठाया है। फिर आते हैं इनकी भाषा शैली, यानी सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा में कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, यानी कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं अलंकार, तो कवि ने अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत की जो हमारी तत्सम शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया है। तो बेटा ये हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय था। इसके बाद हम इनकी जो हमारी रचना है वे आँखें, कविता 4 है हमारी वे आँखें। इस कविता में सुमित्रानंदन पंत ने एक किसान की
मार्मिक जो उसकी जो पीड़ा है उसका वर्णन किया है कि किसान के साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। इसका वर्णन उस समय का है जब हमारा देश इतना आज़ाद नहीं हुआ था और जो किसान थे वो बड़े बड़े महाजन के कर्जदारों के नीचे दबे हुए थे और महाजन उनके ऊपर किस प्रकार अत्याचार करते थे, उस समस्या को कवि ने यहाँ पर उठाया है। तो देखो बेटा, हमारा पहला भाग है अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा होती है गुफा, सरीखी होती है गहरी। उन आँखों से डरता है मन। वे आँखें यानी यहाँ पर कवि ने जो स्वतंत्रता से पहले जो किसान है उसकी आँखों का वर्णन किया है कि कैसे उसकी आँखों में गुस्सा, दुख हमेशा भरा रहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि मेरा मन किसान की उन आँखों के अंदर देखने से डरता है, क्योंकि उन आँखों के अंदर हमेशा जो गुफा के अंदर जो अंधकार होता है वैसा अंधकार ही उस किसान की आँखों में भरा रहता है, क्योंकि उसकी आँखें जो हैं अंधकार की गुफा जैसी, उनमें हमेशा अंधकार ही फैला रहता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है दुख, क्योंकि उन आँखों में दूर दूर तक सिर्फ दुख ही भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य दुख का यानी दैन्य यानी जो दूसरों के ऊपर जो दुख दिए जाते हैं, जो दीनता की जाती है, उनका नीरव रोदन। नीरव रोदन यहाँ होता है पीड़ा, कि जो दूसरों के द्वारा जो दुख दिया गया है उनकी पीड़ा दूर दूर तक उन आँखों में भरी हुई है, जो मुझे दिखाई देता है, और इसलिए मुझे किसान की उन आँखों में देखने से डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा। इसमें कवि कहता है कि भले वह किसान स्वतंत्र है, स्वाधीन यानी स्वतंत्र। कवि कहता है कि भले आज वह किसान क्या है, स्वतंत्र है, अभिमान भरा आंखों में इसका। अभिमान होता है घमंड, कि इस बात का घमंड उसकी आंखों में भरा हुआ है कि वो किसान स्वतंत्र है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। कवि कहता है लेकिन जो उसकी दशा है कि किसान वैसे से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन जो उसकी दशा है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। उसकी जो संसार रूपी जो नैया है उसे मझधार यानी बीच में छोड़ करके, जो ये संसार यानी संसार के लोग हैं वो एक कगार यानी एक साइड में, यानी जो हमारी नदी होती है कगार किनारा होता है, एक साइड में उसके सदृश वह खिसका यानी खिसक गया, उसे अकेला छोड़कर वह एक तरफ निकल गया है। कि भावार्थ यह है कि किसान ये सोचता है कि वो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन उसके दुख का अंत अभी नहीं हुआ है। इस संसार के लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना भला सोचते हैं। वे अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद में उस किसान को इस जीवन रूपी नैया के मझधार में छोड़ करके क्या करते हैं, एक तरफ निकल जाते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और उस किसान की तरफ कोई नहीं देखता। तीसरा पहरा देखो बेटा, लहराते वे खेत दृगों में। दृग होते हैं यानी किले, कि लहराते खेत, जो लहराते हुए खेत हैं दृगों में यानी जो किलों में उन्हें दिखाई देते हैं। हुआ दे बेदखल वह अब जिनसे। तो यहाँ पर अब किसान के खेतों का वर्णन किया गया है कि जो किसान है अपने खेतों की खेती करता है, लहराते हुए खेतों के बीच रहता है, लेकिन वो अब उन किलों में से, उन खेतों में से उस किसान को अब बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण तृण होता है तिनका, यानी हंसती थी उसके जीवन की, यानी खेतों के अंदर उस तिनके की हरियाली को देख करके उस किसान के जीवन रूपी हरियाली क्या है, हमेशा हंसती रहती थी, अर्थात जीवन के अंदर हमेशा खुशी रहती थी। कि उसके जो अंदर खेत देखता है, उस खेतों में ले आती अपनी फसल देखता है, उस फसल के तिनके तिनके को देखकर जो किसान है उसका रोम रोम क्या है, आनंदित हो जाता है। उसके अंदर वो क्या है, जीवन में वो हरियाली छा जाती है, वो खुशी आ जाती है।
आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि आंखों में ही घूमा करता, कि किसान की आंखों में ही घूमता रहता है वह उसकी आंखों का तारा। यहाँ पर आंखों का तारा क्या होता है? इकलौता बेटा, कि यहाँ पर उसके एक इकलौते बेटे का वर्णन किया गया है कि किसान की आंखों में हमेशा जो उसका इकलौता बेटा है उसका चेहरा ही घूमता रहता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन होते हैं जो महाजन होते हैं, उनके जो व्यक्ति होते हैं जो उनके कहने पर लूट पीट करते हैं, लूट मार करते हैं, कि कारकुनों की लाठी से, कि जो महाजनों के व्यक्तियों के कहने पर उनकी लाठियों के द्वारा वह जवानी में ही मार दिया गया। कि किसान का एक इकलौता बेटा है कि जिसे महाजन का ब्याज, उसके पैसे न चुकाने पर उसके व्यक्तियों ने उसे भरी जवानी में ही कूट पीट कर उसे मार दिया, यानी भरी जवानी में उसकी हत्या कर दी। और उस मरे हुए बेटे का चेहरा हमेशा किसान की आंखों में घूमता रहता है। अगला है हमारा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कि बिका दिया घर द्वार, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो हमारा किसान होता है वो इतना कर्जदार हो चुका है, यानी अपना लगान चुकाने के लिए वो फिर कर्जा उठा लेता है, तो इतना कर्जदार हो चुका है, तो अपना कर्जा वसूल करने के लिए महाजन ने उसके घर और उसका जो दवार होता है यानी घर है उसको बिकवा दिया, उसको गिरवी रख दिया है। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, यानी जो हमारे महाजन होते हैं, जो साहूकार होते हैं जिनसे ब्याज लिया जाता है, उन्होंने अपने ब्याज को पाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने ब्याज की एक एक कौड़ी को उन्होंने वसूल कर लिया। रह रह कर आंखों में चुभती, रह रह कर यानी उसको सोच सोच कर किसान के आंखों में चुभती रहती है वह कुरक हुई बर्धों की जोड़ी। कि वह उसके पास जो कुरक यानी नीलाम, बर्ध होते हैं यानी बैल, कि उसके पास जो बैलों की एक जोड़ी थी वो अब नीलाम हो चुकी है। ये बातें रह रह कर उसकी आंखों में चुभती हैं कि उसके पास उसका घर परिवार अब कुछ भी नहीं है, उसका बेटा नहीं है, और उसके पास जो एक बैलों की जोड़ी थी वो रह रह कर उसकी आंखों में चुभती है, यानी उसे बार बार उसकी याद आती है। तो बेटा ये हमारे इसके 1 से लेकर 5 भाग थे जिसकी व्याख्या हमने पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो हमारी 4 पोएम है हमारी वे आँखें, इसमें हमने क्या है एक दल किसान के बारे में पढ़ा है। अब हम उसकी व्याख्या हमने पढ़ ली है, अब हम उसका विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो भावार्थ होता है हमारा विशेष के अंदर, एक होता है हमारा उसमें व्याकरण में क्या लिया गया, इसका शिल्प सौंदर्य होता है। क्वेश्चन दोनों तरफ से आ जाता है, या तो आपको आप व्याख्या करोगे तभी आपको विशेष लिखना है, या फिर आपको भाव और शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है तो भी आपको ये लिखना है। भाव का अर्थ होता है कि भावार्थ क्या है, यानी इसमें कवि क्या कहना चाहता है। और दूसरा आता है हमारा शिल्प सौंदर्य में क्या था, शिल्प सौंदर्य में होता है हमारा कि व्याकरण के हिस्से में कवि ने क्या क्या लिखा है, कि हमारा जो व्याकरण होता है उसमें से कवि ने इसमें क्या प्रयोग किया है। देखो बेटा, हमारा जो पहला भाग था उसके अंदर अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का निरवरोधन। पहले इसमें हम भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ क्या है कि इसमें कवि ने क्या है, भारतीय शोषित किसान की दयनीय व्यवस्था का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? किसान की दयनीय अवस्था का, कि उसकी अवस्था कैसी है किसान की, कैसे वो कर्जा लेता है, जो उसके कर्जा नहीं चुकाया जाता तो कैसे महाजन उसका सब कुछ बिकवा देते हैं, उसे कैसे दुख मिलता है। यानी कवि उसकी आंखों में देखने से भी डर जाता है, क्योंकि दूर दूर में क्या होता है, सिर्फ दुख ही दुख भरा रहता है। फिर आते हम शिल्प सौंदर्य में आ जाता है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर आता है हमारा दैन्य दुख, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट वाले में दैन्य दुख के अंदर हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें एक था हमारा शांत रस,
शांत है यानी इसमें कोई वो नहीं है, वीरता नहीं दिखाई गई, शांति से वर्णन किया गया, तो इसमें हमारा क्या है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हमारा आता है दूसरा भाग होता है इसका कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसके, छोड़ उसे मझधार आज, वह संसार कगार सदृश वह खिसका। तो यहाँ पे बेटा वही हमारे किसान की दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया है कि कैसे किसान क्या है, स्वतंत्र होने के बाद उसके अंदर घमंड होता है, लेकिन किसान की इस संसार में अगर उसका कोई कुछ भी उसके पास ना हो तो कैसे उसके जो अपने सगे संबंधी होते हैं उसे किनारा कर लेते हैं, उससे एक तरफ खिसक जाते हैं। फिर वही है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर हमारा आता है कि संसार कगार सदृश वह खिसका, सदृश क्या आ गया लास्ट में, सदृश। तो सदृश हमने किसके अंदर प्रयोग किया गया था, उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि सदृश जहाँ पर सा से सी समान सरिस सदृश ये शब्द होते हैं वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। वही हमारा इसके अंदर भी प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। फिर आता है बेटा हमारा थर्ड पार्ट है, लहराते हुए खेत दरगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की तृण तृण से, हरियाली जिनके तण तण से। इसके अंदर भावार्थ क्या लिखोगे कि इसके अंदर कवि ने जो भारतीय किसान है उसकी जो पुराने बीते हुए बातें हैं उनकी यादों का वर्णन किया है कि कैसे कवि के खेते लहराते थे जो किसान है और वो कैसे उनकी हरियाली को देख कर उसके मन में खुशी होती थी। तो यहाँ पर जो किसान है उसकी पुरानी बातों का वर्णन, यादों का वर्णन किया गया है। जिनके तरण तरण से, यहाँ पर आ गया तरन तरन, तन तन का मतलब तिनके तिनके से, तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी जहाँ पर एक शब्द का दोबारा से प्रयोग किया गया है। 4 भाग में देखो, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकून की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो यहाँ पर कवि ने किसान के इकलौते बेटे का वर्णन किया है, उसकी यादों का वर्णन किया है और जो हमारे साहूकार हैं उनके कार्यों का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार अपना कार्य निकाल लेते हैं। जैसे देखो आँखों का तारा, इसके अंदर क्या आएगा, आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। वही प्रसाद और शांत गुण है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम इसके 5वें भाग को देख लेते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुरुख हुई बर्धों की जोड़ी। तो वही बिका दिया, यहाँ पर कवि ने महाजनों के अत्याचारों का वर्णन किया गया कि जो महाजन जो साहूकार होते हैं अपने पैसे निकालने के लिए कैसे किसानों पर अत्याचार करते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखो महाजन, बिका दिया, रह कौन सा शब्द आ गया हमारा, रह है, इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो बेटा ये हमारे 5 भाग थे जिसकी व्याख्या हमने पढ़ी है और जिसका विशेष हमने इसमें से निकाला है। विशेष में हमने भावार्थ और शिल्प सौंदर्य देखा है। भावार्थ में होता है कि जो लाइनों का मेन भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, और शिल्प सौंदर्य है कि कवि ने इसमें व्याकरण में से क्या लिया है, यानी व्याकरण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया है। तो धन्यवाद।